नमस्कार दोस्तों। 2017 से 18 के बीच में आपको याद होगा बहुत सारे केसेस सामने आ रहे थे सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड। पूरे विश्व भर में भारत के अंदर कई सारी महिलाएं सामने आ रही थी और बताने लगी थी कि किस तरह से पास्ट में उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया है। भारत के अंदर अगर आप देखिए तो सबसे पहला और एक बड़ा जो केस था वो प्रिया रमानी और एमजे अकबर से रिलेटेड था। प्रिया रमानी ने डायरेक्ट आरोप लगाया था एमजे अकबर के ऊपर कि उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया है। 1997 के आसपास जब उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था तो एमजे अकबर ने सेक्सुअली हैरेस किया था प्रिया रमानी को, और इसी को लेकर एमजे अकबर ने क्या किया, एक डिफेमेशन केस डाल दिया, क्रिमिनल डिफेमेशन केस। और यहां पर आज फाइनली उसको लेकर वर्डिक्ट आया है और यहां पर आप देख सकते हो दिल्ली कोर्ट एक्विट्स प्रिया रमानी इन क्रिमिनल डिफेमेशन केस फाइल्ड बाय एमजे अकबर। तो एमजे अकबर ने जो आरोप लगाया था, डिफेमेशन का केस लगाया था, वो हार चुके हैं और प्रिया रमानी यहां पर जीत चुकी हैं। तो इसके बारे में डिटेल से हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है। तो प्रिया रमानी वाज एक्विटेड बाय दिल्ली कोर्ट वेडनेसडे आफ्टरनून ओवर अ डिफेमेशन केस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एमजे अकबर याद रखिएगा, ये जर्नलिज्म के अंदर पहले के काफी बड़े नाम रह चुके हैं। और 2017 जब ये आरोप लगाया गया था 2018 में, उस समय वो यूनियन मिनिस्टर भी थे। जी हां, नरेंद्र मोदी सरकार में वो यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके थे और 2018 के समय ही उनके ऊपर आरोप लगाया गया था। इनफैक्ट 2018 के पहले भी अगर आप देखिए 2017 में, तो प्रिया रमानी ने एक आर्टिकल लिखा था वोग इंडिया में। तो डायरेक्टली इस आर्टिकल के अंदर नाम तो नहीं लिया था एमजे अकबर का, लेकिन यहां पर क्लियर तौर पर उन्होंने बोला था फॉर्मर बॉस और सेक्सुअल प्रीडेटर। तो ये पर्टिकुलर वर्ड का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन डायरेक्ट आरोप नहीं लगाया गया था। 2018 में जाके डायरेक्ट आरोप लगाया गया। और ये आरोप क्या था, यहां पर आप देख सकते हो कि 2017 में ये सारी चीजें स्टार्ट होती हैं जो मी टू कैंपेन है। इसमें क्या हुआ था कि यूएस के अंदर जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं हार्वे विंस्टन, उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है। और इसी को देखते हुए ये जो पूरा कैंपेन है काफी बड़ा हो गया और इसका नाम दे दिया गया था मी टू कैंपेन। और 2017 में जैसा मैंने आपको बताया कि ये वाला जो आर्टिकल है ये प्रिया रमानी ने लिखा, और इस आर्टिकल के अंदर आप देख सकते हो कई सारी चीजें उन्होंने कही थी। उन्होंने आरोप लगाया एक तरह से फॉर्मर बॉस जो कि एमजे अकबर थे, कि किस तरह से मुंबई के एक होटल में इंटरव्यू की वजह से उनको वहां पर बुलाया जाता है और जो एमजे अकबर हैं वो सही तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं। उनका डायरेक्ट आरोप था कि ये इंटरव्यू कम था और एक तरह से डेट ज्यादा थी। तो इस तरह के कई सारे डिस्क्रिप्शंस यहां पर दिए गए थे जो आप चाहो तो यहां पर पढ़ सकते हो। तो फाइनली क्या होता है कि ये जितने भी आरोप हैं वो तो यहां पर मैगजीन में एज एन आर्टिकल लिखा गया था, लेकिन फाइनली जाकर 2018 में क्या होता है कि जो प्रिया रमानी है उन्होंने एक ट्वीट किया और यहां पर इस ट्वीट में डायरेक्टली नाम ले लिया एमजे अकबर का, क्योंकि ये जो पूरा कैंपेन चल रहा था उसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं को हिम्मत आई ताकि वो भी इसके बारे में बता सकती हैं। तो फाइनली क्या होता है, जो एमजे अकबर हैं वो यहां पर क्रिमिनल डिफेमेशन केस डाल देते हैं प्रिया रमानी के ऊपर। उनका यह कहना था कि प्रिया रमानी ने यहां पर उनका जो रेपुटेशन है, स्टेलर रेपुटेशन है, ये वर्ड का इस्तेमाल किया गया था, उसको भारी यहां पर चोट पहुंचाई है। 2017 में सबसे पहले आर्टिकल लिखा था, 2018 में ट्वीट कर दिया, जिसकी वजह से उनके रेपुटेशन को बहुत ज्यादा हानि हुई है। और इसी की वजह से एमजे अकबर यहां पर ये डिफेमेशन केस डालते हैं। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि उस समय वो मिनिस्टर थे, उसके 2 दिन के बाद उन्होंने यहां पर रिजाइन कर दिया था। और फाइनली जाकर 2019 में जनवरी 2019 में ये जो पूरा ट्रायल है इस केस का वो स्टार्ट होता है और यहां पर आज जाकर इसके ऊपर जो वर्डिक्ट है वो आता है। और ये वर्डिक्ट आप देख सकते हो, जो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं रविंद्र कुमार पांडे, उनके द्वारा ये पर्टिकुलर जजमेंट सुनाया गया है। और रमानी, जो प्रिया रमानी है, उनका हमेशा से मत था कि ये जो ट्रूथ है यही मेरा डिफेंस है, जो भी मेरे साथ हुआ था उसी के बारे में मैंने ट्वीट में लिखा है। तो कोर्ट का जो जजमेंट है वो तो मैंने आपको बता दिया कि यहां पर जो एमजे अकबर ने डिफेमेशन केस डाला था उसको खारिज कर दिया है। एक तरह से जो प्रिया रमानी हैं वो इस केस को जीत गई हैं। लेकिन यहां पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरली भी अगर हम देखें तो ये जजमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कही गई हैं जिसको लेकर हम सबको इसके बारे में पता होना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, उन्होंने जज ने बोला है वुमेन कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर रेजिंग इंस्टेंस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज। तो क्लियर तौर पर कहना है कि जब भी कोई महिला यहां पर सेक्सुअल अब्यूज को लेकर इशू रेज करती है तो यहां पर हम
वुमेन को ही कटघरे में डाल देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हमारा संविधान है वो पूरी तरह से अलाउ करता है वुमेन को कि उसकी जो भी दिक्कत है वो सामने रख सके, किसी के भी सामने रख सके, जज के सामने रख सके और किसी भी समय रख सके, चाहे वो 2 साल पुराना केस हो, 20 साल पुराना केस हो या फिर 40 साल पुराना केस हो, डजंट मैटर। यहां पर कितना भी टाइम गुजर गया है, अगर वुमेन को लगता है, किसी महिला को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ था और आज वो उसके बारे में बताना चाहती है, तो वो खुलकर इसके बारे में कह सकती है। इसके साथ आप देख सकते हो यहां पर फर्दर जजमेंट के अंदर कुछ और बातें कही गई हैं, जैसे कि ज्यादातर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस होता है वो बिहाइंड द डोर्स होता है। हम सबको पता है कि ज्यादातर जो केसेस होते हैं वो लॉक्ड रूम्स में होते हैं और इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता, आप देखे नहीं होते हैं इस चीज को। और इसको लेकर सोसाइटी के अंदर क्या है कि बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं होता है। वुमेन जो महिला है वो उसको बोलने में हिचकिचाती है, स्टिग्मा सा एक हमारे सोसाइटी के अंदर बढ़ रखा है। अगर कोई महिला कंप्लेन भी करने की कोशिश करती है तो उसके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाया जाता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो यहां पर हमें महिलाओं की एक तरह से हेल्प करने की आवश्यकता है, रादर देन उनको ही यहां पर कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। इसके साथ यहां पर जज ने यह भी कहा कि ये जो पूरा केस है ये सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस से रिलेटेड है, क्योंकि आपको याद होगा 1997 का ही समय है, क्योंकि ये जो पूरा केस मैंने आपको बताया, यहां पर प्रिया रमानी ने कहा कि 1997 में ही ये पूरा केस हुआ था। द एशियन एज में आपको बता दूं इसको चला रहे थे जो एमजे अकबर हैं, तो उसी के इंटरव्यू के लिए वो गई थी वहां पर। तो ये आप देख सकते हो कि ये हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस से रिलेटेड है। विशाखा गाइडलाइंस उसी समय आया था और इसी को लेकर, ये आधार को लेकर ये पूरा जो केस है उसकी सुनवाई की गई है। इसके साथ ये भी बोला गया है कि सोसाइटी को समझने की आवश्यकता है। यहां पर जज ने अपने जजमेंट में बोला है कि जो सोसाइटी है, समाज है, उसको समझने की आवश्यकता है कि सेक्सुअल अब्यूज की वजह से, हैरेसमेंट की वजह से जो विक्टिम है, जो महिला है, उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। तो ये समाज को समझने की आवश्यकता है। इसके अलावा ये जो हैरेसमेंट होता है उसकी वजह से जो डिग्निटी है और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है महिला का, वो काफी ज्यादा हिल जाता है और इसको लेकर यहां पर जज ने क्लियर तौर पर बोला। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया, अब ये पर्टिकुलर चीज को आई थिंक हम सबको समझने की आवश्यकता है कि कोई भी जो पर्सन होता है हायर स्टेचर पर, मतलब कि उसका सम्मान होता है सोसाइटी के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि वो सेक्सुअल हैरेसर नहीं हो सकता है, वो भी एक तरह का सेक्सुअल हैरेसर हो सकता है। ऐसा यहां पर जजमेंट के अंदर कहा गया है। इनफैक्ट यहां पर जज ने एक और बात ये बोली, आप ये देख सकते हो कि राइट ऑफ रेपुटेशन, क्योंकि एमजे अकबर का क्या कहना था, वो कहना था कि हमारा जो रेपुटेशन है वो एक तरह से खराब हो गया है इस एलिगेशन की वजह से। तो यहां पर जज ने ये कहा कि आपका राइट ऑफ रेपुटेशन तो है, लेकिन राइट ऑफ डिग्निटी से अबव नहीं है। जो राइट ऑफ डिग्निटी है महिला की, वो सबसे ऊपर आती है और उसके बाद बाकी की जो चीजें हैं, जो राइट ऑफ रेपुटेशन है, वो सारी चीजें आती हैं। तो हमें राइट टू डिग्निटी को किसी भी हाल में सुरक्षित रखने की आवश्यकता है और यही पूरा जो जजमेंट है दोस्तों, इन 5 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जो था वो मैंने आपको बता दिया है। अब जाने से पहले यहां पर और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दूं, जैसे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है जो, उसका डेफिनेशन क्या है। तो यहां पर आप देख सकते हो जो निर्भया वाला इंसिडेंस हुआ था, उसके बाद वर्मा कमेटी बैठी थी, आई एम श्योर आप सबको पता होगा। उसके बाद एक एक्ट पास किया गया था, उसके अंदर बोला गया है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी भी महिला के साथ होता है तो वो किस प्रकार से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, चाहे फिजिकल कॉन्टैक्ट हो या फिर कोई डिमांड किया जाए उससे सेक्सुअल फेवर के लिए। इस तरह की जितनी भी चीजें आप चाहो तो पढ़ सकते हो, इसको हम सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर लेंगे। इसके अलावा जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस होता है उसको भी प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया गया, आप चाहो तो इसको एक बार पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहां पर महिला को बोला जाता है, कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है किसी एम्प्लॉयमेंट के बदले। इसके अलावा यहां पर एक तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि अगर कोई महिला इस बात से नहीं मानेगी तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें एक तरह से आप कह सकते हो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के अंदर आती है। तो ये पूरा केस है दोस्तों, जहां पर प्रिया रमानी को अक्विट कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा एमजे अकबर के डिफेमेशन केस में। आई एम श्योर कि आपको इसके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो पता चल गई होंगी। जाने से पहले यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि हम यहां पर सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर कन्वेंशन है जिसका नाम है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, CEDAW। इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट मैंने यहां पर लिखे हैं, बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।